आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ई ज़ेनिथ के प्लेटफॉर्म पे। और साथियों, जैसा कि आरएस मेंस का पार्ट सी खंड से हम यहाँ लेकर आए हैं और उसमें जो लॉ है या फिर जिसे हम हिंदी में कहें विधि के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आप सबसे। और डिस्कस करते हुए अभी तक हम चल रहे हैं साथियों। इसी कड़ी में, इसी सीरीज में हम कुछ अधिनियमों के ऊपर आए थे। विधि की जो अवधारणा थी, पोजेशन, कब्जा, आपका अधिकार और कर्तव्य, दायित्व, इन सब के बारे में साथियों हम बात कर चुके थे। इसी सीरीज में हमने जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को समझा था, उसके बारे में बात की थी। और उसके बाद अगला जो हमारा पोर्शन है रहेगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साथियों है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को साथियों अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बौद्धिक संपत्ति के रूप से जाना जाता है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, कुछ आपको कंप्यूटर के जैसा या कुछ मशीनरी टाइप आपको इसमें नजर आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल ये वही इंटेलेक्चुअल अर्थात किसी व्यक्ति की बुद्धि से उपजी हुई कोई संपत्ति है। साथियों याद करिए, जब हम विधि की अवधारणा समझ रहे थे वहां हमने संपत्ति के विषय में बात की थी, प्रॉपर्टी के विषय में बात की थी। और जब साथियों प्रॉपर्टी के विषय में बात की थी तब हमने प्रॉपर्टी को दो हिस्सों में बांटकर देखा था मोटे रूप से। पहला देखा था हमने भौतिक संपत्ति, और साथियों दूसरी जो संपत्ति हमने देखी थी वो थी बौद्धिक संपत्ति, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से बात कर सकते हैं। साथियों भौतिक संपत्ति जो होती है, जैसे मैं अगर आपको उदाहरण दूं, ये मेरा फोन है, इसे मैं भौतिक संपत्ति के रूप में मान सकता हूं। इस फोन पे मेरा कब्जा है, मेरा स्वामित्व है, मैंने पैसे दिए हैं, पैसे चुकाकर इस फोन को खरीदा है, तो इस फोन के ऊपर साथियों मेरा अधिकार है। इसे मैं भौतिक संपत्ति के अंदर कैटेगराइज करता हूं, मूर्त संपत्ति के अंदर कैटेगराइज करता हूं। लेकिन साथ ही साथ साथियों कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती हैं जो भौतिक रूप से हमें नजर नहीं आती हैं, जिनका कोई मूर्त अस्तित्व हमें नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर्टी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। ऐसी ही प्रॉपर्टीज को साथियों हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिर बौद्धिक संपदा के रूप में जानते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हम समझ लेते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से साथियों इसे जाना जाता है, और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो बौद्धिक संपदा के रूप में इसे जाना जाता है। बेसिकली साथियों इस टॉपिक में हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित जितने अधिकार हैं उन अधिकारों के विषय में बात करनी है। और साथियों इन अधिकारों के विषय में हम तभी बात कर पाएंगे जब पहले हमें यह समझ आए कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज होती है। बौद्धिक संपदा या बौद्धिक संपत्ति में बोलूं, ये क्या चीज होती है। जब इसे हम समझेंगे तभी तो हम इसके अधिकारों के विषय में बात कर पाएंगे। तो चलिए साथियों सबसे पहले बौद्धिक संपत्ति के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में अगर बात करूं, बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन में अगर मैं बात करूं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग मेरे दिमाग से उपजी हुई कोई भी ऐसी क्रिया, या मैंने कोई नया इन्वेंशन किया है, या मैंने कोई स्टोरी नरेट की है, मैंने कोई कविता लिखी है, तो इन सब पे साथियों मेरा अधिकार होना चाहिए। एक बहुत सामान्य सी बात है साथियों, अगर आप कोई कविता लिखते हैं, आप एक अच्छे कवि हैं, आप कोई कविता लिखते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी लिखी हुई कविता को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से उसे पोस्ट कर देता है किसी भी सोशल साइट पे, तो आप पहली बात में यही कहेंगे कि ये कविता मेरी लिखी हुई है, इस कविता के पीछे मेरे एफर्ट्स हैं, मैंने मेरी बुद्धि, मेरे इंटेलेक्चुअल का यूज किया है, मेरी बुद्धि का प्रयोग किया है, तब जाके मैं ये कविता लिख पाया हूं। और आपने कितनी आसानी से मेरी लिखी हुई कविता को चोरी किया और अपने नाम से उसे पोस्ट कर दिया। अब साथियों यहां आ गया विवाद। मान लीजिए कोई प्लॉट मेरे पास है, कोई प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट मैं मान के चलता हूं इसको, ये मेरे पास है, ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है साथियों।
इस प्लॉट के ऊपर मेरा अधिकार है, मेरा पोजीशन है, मेरा स्वामित्व है। कोई दूसरा व्यक्ति इस प्लॉट को मुझसे नहीं छीन सकता। ठीक इसी तरीके से जैसे कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मोबाइल को मुझसे नहीं छीन सकता, क्योंकि इनको खरीदने में या फिर इनको साथियों अर्जित करने में, एक्वायर करने में मेरी मेहनत लगी है। जी हाँ, मैंने खून पसीने लगाकर मेहनत की और तब जो पैसा कमाया उससे मैंने ये प्लॉट खरीदा, तो मैं ऐसे ही किसी को ये प्लॉट तो नहीं देने वाला। ठीक उसी तरह साथियों, मान लीजिए मैंने कोई कविता लिखी या कोई आविष्कार किया, कोई एक नया आविष्कार मैंने अपने दिमाग की ताकत को यूज करते हुए किया। मैंने बहुत 10-10, 12-12 साल तक उसके पीछे मैंने रिसर्च की और वो आविष्कार किया। या फिर मान लीजिए मैंने कोई कविता लिखी, तो जैसे मैं अपने इस प्लॉट को नहीं छोड़ सकता, इस प्लॉट को नहीं जाने दे सकता क्योंकि ये मेरी संपत्ति है, ठीक उसी तरीके से साथियों मैंने जो कविता लिखी है या मैंने जो रचनाएं करी हैं, कहानियां लिखी हैं, या मैंने किसी फिल्म की कोई स्टोरी लिखी है या कोई डायलॉग लिखा है, कोई गाना लिखा है, या साथियों किसी नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया है जो आज से पहले कभी बाजार में देखा नहीं गया था, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इन सब के पीछे मेरी मेहनत और मेरे एफर्ट्स लगे हुए हैं? अब साथियों जाहिर सी बात है, अगर मेरी मेहनत और मेरे एफर्ट्स लगे हुए हैं तो मैं ऐसे ही मुफ्त में अगर मेरा प्लॉट किसी को नहीं दे सकता तो मेरी कविताएं भी किसी को नहीं देना चाहूंगा। मेरा साथियों आविष्कार भी मैं किसी दूसरे को क्यों देना चाहूंगा? और आपने बहुत एक आम बोलचाल की भाषा में ऐसा सुना भी होगा, कई बार हम सुनते आते हैं ये चीजें, कि रेडियो का आविष्कार किसी भारतीय ने किया था लेकिन पेटेंट किसी और ने करवा लिया उसके नाम से। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये कितना झूठ है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, मगर ये कहानी हम सुनते आए हैं अक्सर। तो साथियों ये जो पेटेंट है, क्योंकि रेडियो के आविष्कार के पीछे जिसने भी किया, चाहे वो भारतीय रहा हो चाहे वो कोई विदेशी रहा हो, जिसने भी रेडियो का आविष्कार किया उसने कहीं ना कहीं अपने बरसों की मेहनत उसके पीछे लगाई। और साथियों इसका एक एग्जाम्पल अगर आपको और समझना हो तो बॉलीवुड की एक बहुत फेमस मूवी रही है अवतार के नाम से, जिसमें जो हीरो होते हैं, लीड होते हैं, उनका नाम अवतार किशन के नाम से दिया गया है। अगर आपने कहीं ये मूवी देखी है तो आपको याद आएगा कि जब उस व्यक्ति को उसके बच्चे उसके घर से निकाल देते हैं तो एक वर्कशॉप स्टार्ट करता है। वो वर्कशॉप में काम करते हैं और रात भर मेहनत करके दिन रात उस काम में लगे रहते हैं और एक नए टाइप का इंजन वो इन्वेंट करते हैं मार्केट में। जब उस नए टाइप के इंजन को बेचा जाता है तो उन्हें पेटेंट राइट मिलता है और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से साथियों यदि कोई व्यक्ति कोई किताब लिखता है, कोई पुस्तक लिखता है, तो उस पुस्तक को लिखने के पीछे, उस बुक को लिखने के पीछे उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल मेहनत लगी है और वो चाहेगा कि मैं अपनी इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अपने नाम से ही रजिस्टर्ड कराऊं। ठीक जैसे मैंने वो प्लॉट को रजिस्टर्ड कराया था, ठीक जैसे मैंने मेरे फोन को, अगर मैं मेरा फोन खरीद के लाता हूं तो मैं इसका बिल लेता हूं, अपने नाम से रजिस्टर्ड कराता हूं, ठीक उसी तरीके से साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी मैं अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाऊंगा। बहरहाल साथियों ये एक छोटा सा परिचय था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से समझते क्या है, बौद्धिक जो संपदा है। साथियों नाम में ही बौद्धिक दिख रहा है, बौद्धिक जो संपदा है उससे हम क्या समझते हैं, और जब हम इसको समझ लेते हैं तो इसके अधिकारों के विषय में बात करेंगे। हालांकि अब इसकी कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे। ये एक हमारा नॉर्मल डिस्कशन था, एक प्लेटफॉर्म था, एक बेस हमने तैयार किया था बौद्धिक संपत्ति को समझने के लिए। साथियों बौद्धिक संपत्ति को हम क्यों पढ़ें या इसके बारे में जानकारी होने से हमें क्या लाभ होंगे, ये किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल है, थोड़ी सी चर्चा अब इस पे कर लेते हैं। मान लीजिए साथियों आपने कोई नया आविष्कार किया, कोई इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन को कोई व्यक्ति चुरा के ले जाता है तो आपकी बरसों की मेहनत खराब हो जाती है। इसी वजह से जैसे आपकी बौद्धिक भौतिक संपत्ति को, ध्यान दीजिएगा शब्दों में, भौतिक संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार है, कोई दूसरा व्यक्ति उसे छीनता है
तब आप कानून की शरण में जाते हैं कि साहब मेरी संपत्ति है, मैंने पैसे कमा के मेहनत करके इसे खरीदा है, अब कोई भी व्यक्ति ऐसे ही इसके ऊपर कैसे कब्जा अपना कर लेगा। ठीक उसी तरीके से साथियों, यदि आप कोई बौद्धिक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी इंटेलेक्चुअल का यूज करके कुछ भी कंपोज करते हैं, कुछ नरेट करते हैं या कोई भी नई चीज इन्वेंट करते हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये चीज दूसरे के हाथ लगे या फिर मेरी मेहनत का फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठाए। तो सामान्य सी बात है साथियों, इसी रक्षा के लिए जैसे हम हमारी भौतिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, ठीक इसी तरह साथियों हमें हमारी बौद्धिक संपत्ति की भी रक्षा करनी है। और इसी बौद्धिक संपत्ति की रक्षा करने के लिए हम ये पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं कि क्या बौद्धिक संपत्ति होती है, क्या उसके संबंध में अधिकार होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं या फिर हम यूं कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। हमें बौद्धिक संपत्ति को क्यों बचाना चाहिए, इस विषय में भी हम एक खुल के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ साथियों, बौद्धिक संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, कुल 5 से 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्तियों के बारे में बात करेंगे। हालांकि इनसे बाहर भी कुछ बौद्धिक संपत्तियां हो सकती हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस के हिसाब से लगभग 5 से 7 प्रकार की बौद्धिक संपत्तियों के विषय में बात करेंगे। और अंत में साथियों हम ये देखेंगे कि इन बौद्धिक संपत्तियों से संबंधित जितने भी अधिकार हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमारा देश भारत कहां खड़ा होता है, हमारे देश में बौद्धिक संपत्तियों के संबंध में क्या अधिकार मिलते हैं, और हमारे देश ने इन अधिकारों को बचाने के लिए कौन से कानून बना रखे हैं, इन विषयों में भी हम साथियों बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम बौद्धिक संपदा अधिकार से। और बौद्धिक संपदा अधिकार में सबसे पहले हम बौद्धिक संपत्ति को समझने की कोशिश करेंगे साथियों। हमें अधिकारों तक पहुंचना है, तो अधिकारों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें बौद्धिक संपत्ति के विषय में जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए जानकारी ले लेते हैं, एक एक शब्द को ठीक प्रकार से समझते हुए चलेंगे कि आखिर बौद्धिक संपत्ति होती क्या है। अधिकारों के ऊपर बाद में बात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं साथियों कि बौद्धिक संपत्ति क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अगर कहीं भी आपको आईपी लिखा हुआ नजर आए साथियों, तो बाय डिफॉल्ट आप इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ही समझेंगे। हर जगह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आप लिखें, इतना लंबा लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसे आईपी से भी प्रेफर कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले साथियों एक एक चीज पे हमें ध्यान देते हुए चलना है। ये क्या कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है। सबसे पहले साथियों इसका अर्थ समझिए। ये कहता है कि बौद्धिक संपदा जो है वो मुख्य संपत्ति की एक श्रेणी है, या फिर हमारी जो मुख्य संपत्ति है उसका ही एक हिस्सा है। यहां से हमें क्या चीज समझ में आती है साथियों, जब हमने संपत्ति के विषय में बात की थी, जब हम कंसेप्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, विधि की अवधारणा के विषय में बात कर रहे थे, तब हमने संपत्तियों के विषय में बात की थी और संपत्तियों को आगे 2 हिस्सों में बांटा था, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति को ही हम कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में यहां देख रहे हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने आप में संपत्ति का एक हिस्सा है? भाई संपत्ति है हमारी, कोई भी हमारा हो सकता है, कोई कार हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है, कोई फ्लैट हो सकता है आपका, कोई आपका प्लॉट हो सकता है, आपका मकान हो सकता है, आपका खेत हो सकता है, ये संपत्तियां हैं। ठीक इसी प्रकार साथियों आपकी रचनाएं, आपका कोई इन्वेंशन, आपकी कोई डिस्कवरी, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी की ही साथियों एक क्या है, कैटेगरी मानी जाती है। दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं, क्या क्या शामिल हैं, इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, मानव की बुद्धि से। ध्यान रखिए साथियों, इसीलिए इसे बौद्धिक संपदा भी कहा जाता है, क्योंकि मानव की बुद्धि का इससे संबंध होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एंड सम कंट्रीज रिकॉग्नाइज मोर देन अदर्स। सामान्य अर्थों में अगर हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें तो यहां 3 चीजें हमें बताने की कोशिश हुई।
सबसे पहली बात साथियों ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है। दूसरी बात अगर हम करें यहां पे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अर्थ हुआ आपकी जो इंटेलेक्चुअलिटी है, जो आपके अंदर जो बुद्धि है, जो बौद्धिकता है आपके अंदर, उससे आपने क्या नया क्रिएशन किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली मनुष्य की बुद्धि से होता है। और तीसरी बात यहां यह है साथियों कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कई प्रकार की हो सकती हैं। कई देशों में कुछ को मान लिया जाता है, कई देशों में कुछ को नहीं माना जाता। कुल मिलाकर बहुत प्रकार की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हमारे यहां देखने को मिल सकती हैं। और साथियों ये वेराई करता है कंट्री टू कंट्री। आप एक देश में खड़े हों, आप नहीं कह सकते कि ये यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो दूसरे देश में भी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साथियों बात करें तो लगभग सभी देशों में समान रूप अपनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी हमें भिन्नता देखने को मिल सकती है। आप फिलहाल इसे नोट डाउन करें। चलिए साथियों अब आगे देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में। यहां कहा गया है साथियों द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित है, चाहे वो विधि से संबंधित है, चाहे वो आपकी विज्ञान से संबंधित है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है। हर टॉपिक का या हर सब्जेक्ट का साथियों कोई ना कोई इतिहास होता है। कहाँ से ये टॉपिक आया है, कहाँ से ये वर्ड आया है और कहाँ से ये कंसेप्ट हम लेकर आए हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें और उसमें भी उसके मॉडर्न कंसेप्ट के ऊपर बात करें, साथियों ध्यान दीजिएगा, आधुनिक अवधारणा के विषय में बात कर रहे हैं। हालांकि बहुत पुरानी अवधारणा हो सकती है, लेकिन आधुनिक अवधारणा के विषय में बात करें, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप्ड इन इंग्लैंड इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। साथियों यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो कहां डेवलप हुआ, इंग्लैंड में डेवलप हुआ और 17th और 18th सेंचुरी के बीच में ये डेवलप हुआ। हालांकि आप यहां ये ना समझे कि मॉडर्न कंसेप्ट से पहले कोई कंसेप्ट था ही नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। हम कई बार आगे देखेंगे इटली वगैरह में पेटेंट जो था वो 14वीं शताब्दी में ही यूज हो रहा था, उसके विषय में भी अभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो मॉडर्न कंसेप्ट है साथियों वो इंग्लैंड में 17वीं और 18वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए आगे इसकी परिभाषा दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है एज इन्वेंशन ऑफ माइंड। ध्यान रखिए साथियों ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन, और ये कई जगह आपको देखने को मिल सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज इन्वेंशन ऑफ माइंड, दिमाग की उपज है। इनोवेशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। साथियों ये क्या कहता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिफाइंस, मतलब बौद्धिक संपत्ता को दिमाग के आविष्कारों, भाई मेरे दिमाग से कोई चीज मैंने आविष्कार की है, मैंने कोई नया नवाचार किया है, कोई इन्वेंशन किया है। लिटरेरी मतलब मैंने कोई यूं कह सकते हैं साहित्य के संबंध में, या फिर मैंने आर्टिस्टिक कोई कलात्मक वर्क किया है। मान लीजिए साथियों आपने बहुत से फेमस आर्टिस्ट को देखा होगा, बहुत से पेंटर, बहुत फेमस पेंटर्स को आपने देखा होगा जो पेंटिंग्स बनाते हैं, इनको भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही साथियों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग को बनाने में, आर्ट वर्क लगने में उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी बुद्धि का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है और इसके एवज में उन्हें साथियों अधिकार मिलने ही चाहिए। तो आप एक बार इस डेफिनेशन को नोट डाउन करें, दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज inventions of the mind, innovations, literary and artistic work, symbol, names and images used in commerce। आपने साथियों कई बार एक ऐसा चिन्ह देखा होगा जब आप शूज खरीदने जाते हैं,
बिल्कुल सही आप पहचाने हैं, ये नाइकी का सिंबल है। सिंबल ना कहकर अगर साथियों में इसे ट्रेडमार्क कहूं तो ये नाइकी का ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क आगे जब हम बौद्धिक संपत्ति के प्रकार पढ़ेंगे तब वहां पे ट्रेडमार्क नाम से भी एक क्लासिफिकेशन आएगा, तब इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि ये जो सिंबल है साथियों, इसे भी हम बौद्धिक संपत्ति के रूप में ही जानते हैं। चलिए आगे और कुछ समझते हैं बौद्धिक संपत्ति के विषय में। देखिए साथियों, एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि साहब बौद्धिक संपत्ति का प्रोटेक्शन हम क्यों करें, हम क्यों अधिकार दें किसी व्यक्ति को बौद्धिक संपत्ति के विषय में, क्यों हम पेटेंट बनाते हैं, क्यों हम ट्रेडमार्क्स बनाते हैं। भाई ठीक है, मैंने कोई इन्वेंशन किया, कर लिया, आप यूज कर लो इसको, या ठीक है कोई बात नहीं, आपने कोई इन्वेंशन किया, हम यूज कर लेते हैं इसे। साथियों सामान्य तौर पर सोची जाए तो ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन अगर थोड़ी सी गहराई में उतरते हैं तो इस तथ्य की जटिलताएं हमें समझ में आती हैं। कल्पना करके हम देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके, बहुत अपना दिमाग लगा के, बहुत सालों की रिसर्च करके आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, कोई इनोवेशन किया, और इतना अच्छा इनोवेशन किया साथियों कि जिससे दुनिया की काफी समस्याओं की समाधान हम कर सकते थे। जैसे मान लीजिए साथियों, सबसे पहले किसी न किसी ने तो टेलीफोन बनाया ही होगा। अब जिस व्यक्ति ने टेलीफोन बनाया था सबसे पहले, उस व्यक्ति ने एकदम से पूरे संसार को ही बदल के रख दिया। जहां हम लेटर्स की सहायता से एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे, अब टेलीफोन्स के हेल्प से हम एक व्यक्ति दुनिया के एक कोने में बैठकर दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति से बात कर सकता है। अब थोड़ी सी आप ये कल्पना करें, सोच के देखें कि अगर मान लीजिए मैंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया और मुझे इसका क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, हर कोई व्यक्ति आकर मेरी इस खोज को लेकर जा रहा है और वो अपने अपने हिसाब से इसे प्रकाशित कर रहा है या फिर अपने अपने हिसाब से उसका क्रेडिट ले रहा है, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मुझे क्रेडिट ही नहीं मिल रहा, मुझे मेरे इन्वेंशन के ऊपर कोई राइट ही नहीं मिल रहा, तो मैं इन्वेंशन करूं क्यों? क्या लाभ है इन्वेंशन करने से? दूसरे कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे हम उन्हीं इन्वेंशंस को। तो इसी प्रकार साथियों, यदि कोई व्यक्ति कोई नया इन्वेंशन करता है, कोई बुक लिखता है, कोई आर्टिस्टिक काम करता है, लिटरेसी के संबंध में कोई काम करता है, लिटरेचर के संबंध में, तो इसे प्रिजर्व्ड किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को अधिकार होने चाहिए उस पर, ताकि आगे आने वाले समय में समाज और प्रेरित हो सके, ताकि और नए लोग कुछ नई डिस्कवरीज कर सके, मोटिवेट हो सके इन चीजों के लिए। अगर आप राइट नहीं देंगे तो लोग डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे और नई डिस्कवरीज हमारी सोसाइटी को देखने को नहीं मिलने वाली। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन इज टू इनकरेज, ध्यान दीजिए साथियों, इनकरेज करने का मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, किसी का हौसला बढ़ाना। द क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, सबके बेनिफिट के लिए, एंड टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग अ क्रिएशन बेनिफिट्स द क्रिएटर। अर्थात जिस व्यक्ति ने वो क्रिएशन किया है, जो क्रिएटर है, जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है या खोजा है, उसे भी लाभ मिलने चाहिए। यदि उस व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेंगे तो व्यक्ति नीरस हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा और आगे ऐसी कोई भी इनोवेशंस कोई व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। आगे और बात करते हैं साथियों इसी में ही। दिस विल इनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी and give investors a reasonable return on their investment in research and development। जैसा मैंने कहा, ये जो क्रिएटिव व्यक्ति है जिसने क्रिएशन किया है, उसको इनकरेज करेगा, क्रिएटिव व्यक्ति को इनकरेज करेगा ताकि वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे किस पर साथियों? रिसर्च और डेवलपमेंट पे। और जब कोई व्यक्ति रिसर्च और डेवलपमेंट पे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो इससे नतीजा ये मिलेगा कि समाज को और बेहतर प्रोडक्ट देखने को आने वाले भविष्य में मिलते रहेंगे। देखिए साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है या फिर एक इंपॉर्टेंट नोट आप इसे कह सकते हैं।
इस नोट को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कहता है साथियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंपावर्स। समझिए, एक एक शब्द को हम समझते हुए चलेंगे। इंपावर्स, इंपावर्स का अर्थ हो गया किसी भी व्यक्ति को ताकत देना या अधिकार देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है साथियों, वो किसी भी व्यक्ति को अधिकार देता है, किसी इंडिविजुअल को अधिकार देता है या फिर किसी एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब मैं एक बार को कहूं तो उद्योग से लगाया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति या किसी उद्योग को अधिकार देता है। किस प्रकार का अधिकार देता है साथियों? कि मैंने जो इन्वेंशन किया है उसका प्रयोग आप कर लीजिए, दूसरा व्यक्ति कर लेगा, लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र में हम आपको नहीं आने देंगे। चलिए समझते हैं इसको। और द एंटिटीज टू एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का अर्थ होता है साथियों बाहर रखना, अदर्स फ्रॉम द यूज ऑफ देयर क्रिएशन विदाउट देयर कंसेंट। इस चीज को समझिए साथियों, बिना उनकी सहमति से। अर्थात ये पंक्ति हमें ये बताने की कोशिश करती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को, किसी उद्योग को अधिकार देती है कि वो अपने द्वारा उपजी गई किसी भी चीज, मान लीजिए उसने कोई इन्वेंशन किया है, कोई डिस्कवरी की है, उससे दूसरे व्यक्तियों को बाहर रख सके या फिर उसकी सहमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सके। तो जाहिर सी बात है, यदि ऐसा होगा तो लोग मोटिवेट होंगे, नए नए इन्वेंशंस हमें देखने को मिलेंगे। देखिए साथियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसका नाम है साथियों WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम कई बार आता है, आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों इस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो आर्टिकल 2 है, WPO विश्व वो बौद्धिक संपदा संगठन के अनुच्छेद 2 के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड होना चाहिए द राइट्स रिलेटिंग टू लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स, इन्वेंशंस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन। देखिए जो साथियों WIPO जो है आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक इसी तरीके से WIPO भी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप में एक संगठन है जो वैश्विक स्तर पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को डील करता है। और साथियों WIP का जो सेक्शन 2 है, अनुच्छेद 2 जो है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है और ठीक वैसी सी ही परिभाषा ये देता है कि किसी भी आर्टिस्टिक वर्क को, किसी लिटरेरी वर्क को या किसी इनोवेशन को, किसी डिस्कवरी को जो मानव सभ्यता में कोई डेवलपमेंट करे, उसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की श्रेणी में रखा जाता है। आप एक बार इस डेफिनेशन को नोट डाउन करें। चलिए साथियों, अभी तक हमने बात की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में। हमने अभी तक जितनी भी अभी डिस्कशन हमारा हुआ है शुरू से अभी तक, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में ही बात की, उसकी परिभाषाएं देखी हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसे हमें क्यों बचाना चाहिए, और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्शन 2 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहता है, इसके विषय में हमने डिस्कशन किया। साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग समझने के बाद अब हमें हमारे विषय पर आना चाहिए, और जो कि है अधिकार के विषय में। मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसा कि जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तब हमने बात की थी कि हमें मेन तो इस राइट्स पर पहुंचना है, ये अधिकार क्या है इनके विषय में बात करनी है। और साथियों इन अधिकारों को जानने के लिए ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए एक एक करके इन अधिकारों के विषय में समझते हैं कि इन अधिकारों को क्या कहा जाता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से ये किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन। सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि एक ऐसे अधिकार हैं
जो किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स गिवन टू अ पर्सन ओवर द क्रिएशन of their minds, such as inventions, literary and artistic work, design and symbol, name and image used in commerce। आपको ये परिभाषा देख के, डेफिनेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि हम रिपीट कर रहे हैं इस डेफिनेशन को, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है, डेफिनेशन रिपीट नहीं हो रही। सेम डेफिनेशन जो है हमने पढ़ी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, तो यहां तक तो ये चीजें सेम रहेंगी, बस जो उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो अधिकार मिलेगा, इसमें अगर आप राइट को जोड़ दें तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन जाते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की तो साथियों वही परिभाषा रहेगी जो अभी तक हम समझते आए हैं, उसमें जब हम अधिकारों को जोड़ देते हैं तो ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बन जाता है। देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों को उनके दिमाग की रचनाओं पर दिए गए अधिकार हैं, जैसे कि आविष्कार करना, कोई साहित्यिक और कलात्मक कार्य करना, कोई डिजाइन और प्रतीक बनाना, नाम और वाणिज्य में उपयोग की जाने वाली छवियां या इमेजेस बनाना। बेसिकली बार बार साथियों यहाँ कॉमर्स वर्ड आ रहा है, तो जब हम आगे बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, जब हम डिवाइड करेंगे, जब इसका स्कोप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इसका क्षेत्र क्या है, इसको जब हम समझेंगे, तब वहां हम इसे दो भागों में, मोटे तौर पर दो भागों में बांटेंगे। एक साथियों आएगा आपका कॉपीराइट और एक आएगा आपका पेटेंट। साथियों, कॉपीराइट माना जाता है किसी भी रचना के विषय में, मैंने कोई कविता लिखी, कोई कहानी लिखी, ये कॉपीराइट का विषय आ जाता है। और मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया है, अब इसको मुझे कॉमर्शलाइजेशन करना है, उत्पादन करना है, तो ये पेटेंट के विषय में आ जाता है। तो इसी वजह से हम यहाँ कॉमर्स शब्द का भी साथियों कई बार प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल आप इस डेफिनेशन को, बौद्धिक संपत्ति अधिकार की परिभाषा को नोट डाउन करें। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अगर और थोड़ा सा गहराई से समझें तो यहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में बताया गया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, कंसेप्ट्स, इनोवेशन, इंडस्ट्रियल मॉडल्स। इस चीज को जरूर समझिए साथियों, इंडस्ट्रियल मॉडल्स के बारे में यहां बात की गई है, ट्रेडमार्क्स के बारे में बात की गई है, सॉन्ग्स यानी जो गाने गाए जाते हैं उसके विषय में भी बात की है, लिटरेचर के बारे में बात की है, सिंबल के बारे में बात की है, नेम और ब्रांड्स के बारे में भी बात की है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सिंबल बना के कहा था कि ये किसका ट्रेडमार्क है, या फिर अगर हम इसे कहें तो ये जो ब्रांड है ये नाइकी का ब्रांड है। क्या होता है ब्रांड, क्या होता है ट्रेडमार्क, इसके ऊपर खुल के चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल हम यहाँ इतना समझें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, तो उसमें ये सारी चीजें शामिल हैं। कई चीजें हम पहले देख चुके हैं परिभाषाओं में, कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं, जैसे इंडस्ट्रियल मॉडल्स, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स क्या होता है साथियों, इसके विषय में भी बात करेंगे। जब हम पेटेंट को रजिस्टर्ड कर देते हैं तो साथियों हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है। सॉन्ग्स, लिटरेचर, सिंबल्स, नेम्स, ब्रांड्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें ध्यान रखें साथियों। इसमें सॉन्ग्स को भी इंक्लूड किया गया है। क्यों भाई, अब सॉन्ग्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्यों इंक्लूड किया गया, हालांकि आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। कोई व्यक्ति गाना लिखता है, कोई व्यक्ति भजन लिखता है, तो ये उस व्यक्ति की कलात्मक क्षमता है साथियों, उसकी बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल उसकी जो एक कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे ही कोई सॉन्ग कंपोज किया जाता है। आप और हम इतनी आसानी से गाने नहीं लिख सकते। अगर लगता है तो आप एक बार लिखकर देखें, कोशिश करें। बहुत अच्छा गाना अगर आप लिख देंगे तो आप यही चाहेंगे कि ये गाना मेरे नाम से ही चले, कोई और इसे कॉपी ना करे। चलिए, एक साथियों ये पॉइंट भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, बौद्धिक संपत्ति के जो अधिकार हैं, वो सामान्य अधिकारों से अलग नहीं है, या फिर यूं कहूं सामान्य संपत्ति के अधिकारों से वो अलग नहीं माने जा सकते। बात करते हैं, देखते हैं इसके बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी राइट्स, दे अलाउ देयर ऑनर टू कंप्लीटली बेनिफिट फ्रॉम हिज हर प्रोडक्ट। समझिए इस चीज को, फ्रॉम हिज हर प्रोडक्ट
which was initially an idea that developed and crystallized। इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये पॉइंट साथियों यहां ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं साथियों, अगर मैं इसे आईपीआर के तहत लिखूं तो कोई दिक्कत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पॉइंट यहां हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं साथियों वो अन्य संपत्तियों के अधिकार से अलग नहीं है, या फिर मैं यूं कहूं भिन्न नहीं है, अन्य संपत्तियों के अधिकारों से भिन्न नहीं है। इस बात का क्या अर्थ है साथियों, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसे हटा देता हूं, अन्य संपत्तियों के अधिकार से भिन्न नहीं है, इसे एक छोटी सी इमेज की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। बात साथियों हमारी आईपीआर के विषय में चल रही। अब मान लीजिए आपके पास साथियों एक प्लॉट है या फिर आपके पास एक कार है, तो साथियों जैसे अधिकार आपको इन संपत्तियों पर मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, जैसे राइट्स आपको इन संपत्तियों पर मिलेंगे, ठीक वैसे ही राइट्स, वैसे ही अधिकार साथियों आपको बौद्धिक संपत्तियों पर भी मिलेंगे। मान लीजिए मैं एक कवि हूं और मैंने कोई कविता लिखी है, कोई रचना करी है, तो जैसे राइट्स मुझे यहां मिल रहे हैं मेरी संपत्ति के विषय में कि मेरी अनुमति के बिना कोई मेरी संपत्ति को यूज नहीं कर सकता, और इस संपत्ति को यूज करके इससे जो फायदा लेना है वो केवल और केवल मैं ले सकता हूं। ठीक इसी प्रकार अगर मैंने कोई रचना करी है, कोई कविता लिखी है, कोई नया प्रोडक्ट साथियों मैंने बनाया है, तो इस पर भी मुझे वही अधिकार प्राप्त होंगे, वही राइट्स मुझे प्राप्त होंगे कि इसे मेरी इच्छा के बिना कोई दूसरा व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, और मैं जैसा इसे चाहूं वैसा प्रयोग में लूं और इससे अपना फायदा उठाऊं। चलिए वापस आते हैं अपनी बात पर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर प्रॉपर्टी राइट्स, ये हम समझ चुके हैं। दे अलाउ देयर ऑनर टू कंप्लीटली बेनिफिट फ्रॉम हिज हर प्रोडक्ट, ऑनर पूरा फायदा इससे उठा सकता है, विच वॉज इनिशियली एन आइडिया एंड डेवलप्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड। चलिए आगे कुछ और बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में। साथियों ये पॉइंट भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट में लीगल इश्यूज के विषय में बात की गई है। मैं इस पॉइंट का सार आपको समझा देता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लीगल इश्यूज को भी इंक्लूड किया गया है। अब आप बोलेंगे साहब ये लीगल इश्यूज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या लेना देना? इसका लेना देना ठीक वैसा ही है कि यदि कोई व्यक्ति मेरा मोबाइल फोन चुरा कर ले जाता है, या कोई व्यक्ति मेरी परमिशन के बिना मेरी कार को यूज करता है, चोरी कर ले जाता है या उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो जैसे मुझे वहां अधिकार था उस व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में जाने का, उसके ऊपर केस करने का, ठीक वैसा ही अधिकार साथियों मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सिचुएशन में भी मिलता है। इट मीन्स अगर मैंने कोई इनोवेशन किया है, मैंने कोई कंपोजिशन करी है, मैंने कोई पेंटिंग बनाई है, कोई स्केच बनाया है, या फिर कोई गाना लिखा है, या कोई नया प्रोडक्ट मैंने बनाया है, तो मेरी अनुमति के बिना यदि कोई व्यक्ति अपने नाम से इसे बेचता है या कंपोज करता है या पब्लिश करता है, तो मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध साथियों अदालत में जा सकता हूं। दे ऑल्सो एंटाइटल्ड हिम हर का मतलब जिस व्यक्ति ने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई है, टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, डीलिंग विद और टेम्परिंग विद हिज हर प्रोडक्ट विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम हिम हर, अर्थात बिना उसकी प्रायर परमिशन की। अगर परमिशन लेता है कोई व्यक्ति, और मैं मान लीजिए मैंने कोई कविता लिखी, कोई व्यक्ति कहता है कि साहब ये कविता आप मुझे भेज दीजिए, मैं अपने नाम से इसे प्रकाशित करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, मैंने एक मित्र के नाते अपना धर्म निभाया और उसे वो
भेज दी, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना मेरी परमिशन लिए यदि ऐसा काम किया गया है तो ही शी कैन इन फैक्ट लीगली sue them and force them to stop and compensate for any damage। चलिए साथियों, आप इसे नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एक, कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के को यदि कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है आपकी परमिशन के बिना, तो आप अदालत में उसे लेकर जा सकते हैं। साथियों, जैसा मैंने कहा था, जब हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मॉडर्न कंसेप्ट समझे थे जो कि 17 से 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुए थे, मॉडर्न कंसेप्ट की, तब मैंने कहा था कि मॉडर्न कंसेप्ट जरूर 17वीं और 18वीं शताब्दी में शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका कंसेप्ट या इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है पहले से। ठीक वही बात यहां कही गई है कि इसकी हिस्ट्री जो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखिए साथियों, अभी तक हमने आईपी के विषय में बात की थी। आईपी अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब उसमें साथियों राइट्स आर जुड़ जाता है तो ये आईपीआर बनकर निकलता है। It is believed that IPR, intellectual property rights, initially started in North Italy during the Renaissance era in 1774। वेनिस इशूड, ध्यान रखिए साथियों, ये जो आईपीआर जो है वो इनिशियली नॉर्थ इटली में नव जन जागरण जब हो रहा था, जब समाज में जन चेतना जागृत हो रही थी, उस दौरान ये इटली, और इटली में भी कहा साथियों, नॉर्थ इटली में ये डेवलप हुआ था। वेनिस जो है, वेनिस इशूड अ लॉ रेगुलेटिंग पेटेंट प्रोटेक्शन दैट ग्रांटेड एन एक्सक्लूसिव राइट फॉर द ऑनर। अर्थात अगर हम पेटेंट की बात करें साथियों, तो पेटेंट की जड़ें 1474 में जाती हुई हमें नजर आ रही हैं वेनिस इटली से। तो आप एक बार इसे भी नोट डाउन करें। जो मॉडर्न कंसेप्ट है साथियों, वो 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से शुरू हुआ था। अगर इसकी जड़ें देखें तो इटली की नव जन जागरण जो एरा था, दौर था, उसमें 1474 के आसपास ही हुआ था। साथियों, वैश्विक स्तर पर आईपीआर या फिर हम कहें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के संबंध में दो इंपॉर्टेंट सभाएं रही हैं, उसके विषय में हम यहां बात करते हैं। ग्लोबली 2 कन्वेंशंस कंस्टिट्यूटिंग द बेसिस फॉर आईपीआर सिस्टम। आईपीआर सिस्टम के लिए बेस बनाने के लिए 2 कन्वेंशंस अभी तक हुए हैं साथियों, वर्ल्ड वाइड हैड बीन साइंड। द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883। एक तो 1883 में पेरिस कन्वेंशन हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस में सम्मेलन हुआ था साथियों 1883 में। और दूसरा जो सम्मेलन हुआ था साथियों, बर्न में हुआ था, बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क 1886। यहीं से साथियों आपको एक चीज भी समझ में आनी चाहिए। जब मैंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे जब हम डिवाइड करेंगे फर्दर, हालांकि वैसे तो कई पार्ट्स आएंगे, लेकिन जब इसका स्कोप देखेंगे, जब इसका क्षेत्र देखेंगे, तो बेसिकली हम ये समझ पाएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फर्दर 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। इन 2 पार्ट्स में साथियों सबसे पहला पार्ट है आपका कॉपीराइट और दूसरा पार्ट है आपका पेटेंट। पेटेंट का संबंध जो है साथियों वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से माना जाता है। अर्थात पेटेंट का अर्थ ये होता है कि मान लो मैंने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, अभी कोविड गया है, कोविड के बाद मान लीजिए मैंने कोई ऐसा मास्क बनाया, इन्वेंट किया, जिसको यूज करने से कोविड तो नहीं, बाकी और कई फ्लू भी नहीं लगते हमें, और वो मास्क ट्रांसपेरेंट है या फिर उस मास्क में कुछ ऐसी फैसिलिटी है कि लोगों को सफोकेशन भी नहीं होता, ये पेटेंट माना जाएगा साथियों। मैंने इसका पेटेंट करवा लिया जाके कि साहब ये जो प्रोडक्ट है, ये इनोवेशन है, मेरा किया हुआ है, अब इसका प्रोडक्शन करो आगे और कॉमर्शलाइजेशन इसका करो और मैं पैसे इससे कमाता हूं।
ये साथियों पेटेंट में आता है और इसे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसीलिए साथियों बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, जिसके लिए सम्मेलन जो हुआ था पेरिस में हुआ था। दूसरा साथियों मैंने पेटेंट की बात की थी, पेटेंट अर्थात पेटेंट नहीं, कॉपीराइट के विषय में बात की थी। कॉपीराइट अर्थात साथियों मैंने कोई रचना लिखी, कोई कविता लिखी, तो उसको मुझे सहेज के रखना है, मुझे एक राइट चाहिए उसके ऊपर। तो जितने भी आर्टिस्टिक वर्क है, जितने भी लिटरेरी वर्क है साथियों, इनको लेकर 1886 में बर्न में एक कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में 2 सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं, 1883 में पेरिस का सम्मेलन और साथियों 1886 में बर्न का सम्मेलन। चलिए साथियों, हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में बात की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने खूब अच्छे से समझा, क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, क्या सार निकल कर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। उसके बाद साथियों हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकारों के विषय में बात की कि क्या अधिकार मिलते हैं व्यक्ति को, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकारों से हम क्या समझते हैं। यहां तक हमारी चीज क्लियर है। अब साथियों कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं, कुछ नेचर देखने हैं, कुछ विशेषताएं देखनी हैं। बौद्धिक संपत्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। और साथियों कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंटेंजिबिलिटी से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनके क्या प्रकृति है, और प्रकृति में भी साथियों सबसे पहले बात करेंगे हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के विषय में। साथियों कोई इतना मुश्किल टर्म नहीं है ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। आप नाम देखकर अगर घबरा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कोई इतना मुश्किल अर्थ नहीं है, बहुत सरल है समझने में। जब हम प्रॉपर्टी को बांटेंगे तो टेंजिबल और इंटेंजिबल 2 तरीके से देख सकते हैं। साथियों टेंजिबल को हिंदी में अगर हम कहें तो मूर्त संपत्ति कहा जाता है, वहीं अगर इंटेंजिबल को कहें हिंदी में तो अमूर्त संपत्ति के नाम से जाना जाता है। मूर्त संपत्ति एक ऐसी संपत्ति, टेंजिबल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। लेकिन साथियों ऑन द अदर हैंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर मैं यूं कहूं जो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है हमारी, हम उसे देख और छू नहीं सकते। रीजन क्या है? मूर्त संपत्ति बाहर हमें नजर आ सकती है, लेकिन अमूर्त संपत्ति चूंकि हमारे दिमाग की उपज है। मैंने कोई पोयम लिखी साथियों, अब जो थॉट्स मेरे दिमाग में आए हैं इसको क्या कोई देख सकता है? मैंने कोई इन्वेंशन किया, इन्वेंशन के लिए मेरे दिमाग में जो थॉट्स आए हैं, जो विचार आए हैं, या फिर जो क्रांति मेरे दिमाग में हुई, इसे कोई देख नहीं सकता। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा जो है वो एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, एक अमूर्त संपत्ति है? बहुत स्पष्ट होना चाहिए आपको कि भौतिक संपदा जो है वो एक अमूर्त संपत्ति है। इट डज नॉट कवर द क्रिएटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट बट रिटर्न्स द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट बिहाइंड द फिजिकल ऑब्जेक्ट। ये लाइन बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले इस लाइन को समझते हैं, यहां क्या कहना चाहते हैं। जैसे ही मैंने ये कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तुरंत आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए, ख्याल आना चाहिए कि हम तो प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये प्रोडक्ट जरूर किसी न किसी व्यक्ति ने पहली बार तो इन्वेंट इनको किया ही होगा, किसी न किसी ने तो इनका पेटेंट बनवाया ही होगा। जैसे मोबाइल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन साथियों यहां दिलचस्प बात यह है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उस प्रोडक्ट के ऊपर तो जा ही नहीं रहे। प्रोडक्ट जो है वो तो साथियों आउटकम है, परिणाम है। किसका परिणाम? मेरी बौद्धिक शक्ति का परिणाम है, मेरी बौद्धिक क्षमता का परिणाम है। आपको ध्यान हो तो हवाई जहाज सबसे पहले किसने बनाई? तो राइट ब्रदर्स का नाम इसमें आता है।
अब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाई, उसके बाद हवाई जहाज का प्रोडक्शन मास लेवल पे हुआ, वो एक प्रोडक्ट है साथियों, लेकिन हवाई जहाज को बनाने के पीछे जो थॉट प्रोसेस राइट ब्रदर्स का रहा होगा वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आउटकम प्रोडक्ट है तो हम उसे देख तो सकते हैं, छू सकते हैं, ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट हम उसके आउटकम को देख रहे हैं, जो प्रोसेस है उसको नहीं देख पाते। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। चलिए ये चीज हमें बहुत अच्छे से यहां समझ में आती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं साथियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अगर दूसरे विशेषता या मैं यूं कहूं नेचर या मैं यूं कहूं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करूं साथियों, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ न कुछ आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी से मिलता जुलता नजर आएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पे राइट एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है, अधिकार और कर्तव्य लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे साहब प्रॉपर्टी हमारी है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो अधिकार तो हमें समझ में आता है, यहां कर्तव्यों का क्या मतलब है, ड्यूटीज का क्या लेना देना, मैंने इन्वेंशन किया है तो मेरा केवल राइट बनना चाहिए, इसमें मेरी ड्यूटी क्या हुई। देखिए जब इस कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, राइट और ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाएं और याद करें जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था राइट एंड ड्यूटीज वाला, तब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी बन जाता है। सेम उसी कंसेप्ट को साथियों अगर आप यहां अप्लाई करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी एक व्यक्ति का राइट दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी बन जाती है। कैसे बन जाती है घबराए मत, समझते हैं इसको। देखिए मैंने कोई इन्वेंशन किया, इसके ऊपर मेरा राइट है साथियों, मेरा अधिकार है, मैंने कुछ नया प्रोडक्ट बनाया, तो अब आप लोगों की ड्यूटी क्या हुई, आप लोगों का कर्तव्य क्या हुआ कि आप मेरे इस अधिकार का सम्मान करें, मेरे इस राइट को आप प्रोटेक्ट करके रखें, आप अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ तोड़ करके और उसे अपने नाम से पब्लिश करने की कोशिश न करें। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जहां एक तरफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएटर को कुछ अधिकार मिले हैं, वहीं बाकी दुनिया को या समाज को कुछ ड्यूटीज भी मिली हैं। आप एक बार इन अधिकारों और ड्यूटीज को नोट डाउन करें। चलिए साथियों अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। आपकी जो तीसरी विशेषता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, या मैं कहूं तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, और वो है साथियों कानून का निर्माण। और ये भी बहुत ही सरल सी बात है, ज्यादा पेचीदा कुछ नहीं है इसमें। अगर आप सोच के देखें, समझ के देखें, तो अभी अभी हमने दूसरी विशेषता के ऊपर बात की साथियों, और दूसरी विशेषता हमें ये कहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति को अधिकार मिला है तो दूसरे व्यक्ति को कर्तव्य मिले हैं। अगर आप इसी बात को कानूनी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं हम ये समझ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कानून से संबंधित है। या फिर अगर मैं इसे साथियों दूसरे पहलू में समझूं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वजह से कानून अस्तित्व में आता है, या यूं मैं कहूं कि कानून की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अस्तित्व में आती है। आप इसको कहीं से भी समझ लीजिए, इस पॉइंट का जो क्रश है वो ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संबंध कानून के साथ है। और ध्यान दीजिए साथियों, जब हमने बात की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में व्यक्ति को अधिकार मिलता है कि उसकी इच्छा के बिना कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी को मिसयूज या यूज नहीं कर सकता, और अगर उसकी इच्छा के बिना कोई व्यक्ति यूज करता है तो वह व्यक्ति कानूनी कार्रवाई उस पर कर सकता है। इस चीज को आप यहां से भी रिलेट करें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कानून का निर्माण होता है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन लॉ एंड इट इज कवर्ड
अंडर स्पेसिफिक लॉ। एक ही लाइन में आपका सारा मामला यहां समाप्त हो जाता है। ये कहता है साथियों कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन लॉ से मिली है। अब कॉमन लॉ का क्या अर्थ समझे? सामान्य कानून से हम बात कर सकते हैं। जब हमने कानून की अवधारणा या विधि की अवधारणा वाला टॉपिक समझा था, तब हमने बहुत अच्छे से बात की थी संपत्ति के विषय में। संपत्ति को दो भागों में बांटा था, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और ध्यान दीजिए, इसी की पहली विशेषता भी हमने इंटेंजिबल समझी थी। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं मेन या कॉमन लॉ का एक हिस्सा है, जो कि कवर हो जाती है किसी स्पेसिफिक लॉ के तहत? चलिए आप इसे नोट डाउन करें, इस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को। देन वी शैल मूव टू द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। चलिए साथियों, अगर हम इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देखें, चौथी विशेषता या चौथी प्रकृति देखें, तो असाइनेबल या आवंटित यहां लिखा हुआ है। असाइनेबल या आवंटित का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, आवंटन का मतलब होता है बांटना। असाइनेबल का, असाइन का मतलब होता है किसी को कोई काम सौंपना या बांट देना। तो जब मैं असाइनेबल या फिर आवंटित को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता हूं, तो यहां मुझे एक चीज ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप में असाइनेबल है, आवंटन योग्य है। यहां तक बात समझिए। अभी आवंटन योग्य क्यों है, इस विषय में चर्चा करते हैं। बोले साहब, आपने ये तो बता दिया कि आवंटन योग्य है, हमने रट लिए बात, लेकिन ये बताएं कि ये आवंटन योग्य है तो है कैसे? क्योंकि हमें तो कंसेप्ट समझना है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और आवंटन योग्य इस वजह से है साथियों, समझिए, जैसे आप अपनी नॉर्मल प्रॉपर्टी, जो आपकी टेंजिबल प्रॉपर्टी है, उसको बांट सकते हैं। जैसे मेरे पास मेरा मोबाइल है और मैं इस मोबाइल को किसी को बेच सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो आवंटित कर सकता हूं। ठीक उसी तरीके से साथियों, मैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी आवंटित कर सकता हूं। एक मूवी आई थी, बहुत फेमस तो नहीं रही, नए लीड एक्टर्स थे उसमें, इमरजेंसी के नाम से एक मूवी आई थी। इमरजेंसी मूवी में अगर आपने देखा होगा तो एक नेताजी थे जिन्होंने अपने जो भी उनके पीए थे, असिस्टेंट थे, उनसे कहा था कि मेरे लिए कविता लिख कर लाएं। जो पीए थे, जो लीड एक्टर थे इसमें, उनकी जो वाइफ थी वो पोएट लिखते हैं, पोएम्स लिखती थी, कविताएं लिखती थी। तो उन्होंने कविता लिख कर दी उस नेताजी के लिए। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझ सकता हूं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरे को असाइन कर सकते हो, दूसरों को बांट सकते हो, पैसे भी ले सकते हो, मुफ्त में भी आप इसे दे सकते हो। तो साथियों, ये भी एक इसकी विशेषता है। दे शुड ऑब्वियसली बी ग्रांटेड बिकॉज दे आर प्रिविलेज। A dichotomy between rights to intellectual property and the actual form is which the work is embedded in conceivable. IP may be bought, sold or licensed, employed or affiliated. आप इसे नोट डाउन करें। अगली विशेषता के विषय में बात करते हैं साथियों, एंड दैट इज योर फिफ्थ पॉइंट, डायनामिज्म, गतिशीलता। बहुत ही साधारण सा शब्द है। डायनामिक्स अगर हम बात करते हैं तो हम कई बार सोचते हैं हमारे विज्ञान विषय में या बाकी विषय में जब हम पढ़ते हैं कि सब डायनेमिक्स का अर्थ है गतिशीलता, लेकिन ये डायनेमिक्स शब्द ही क्यों यहाँ यूज किया गया है, मूवमेंट क्यों नहीं यूज किया या कुछ और क्यों नहीं यूज किया? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आपने कभी मोटर देखी होगी, डायनामो जिसे बोलते हैं, वो घूमती रहती। इट मीन्स वो एक जगह पे स्थिर नहीं है। जो चीज स्थिर नहीं है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, कभी उसका एक पार्ट दूसरी तरफ जाता है तो दूसरा पार्ट पहली तरफ आ जाता है,
इसे डायनमो कहा जाता है। और साथियों यहीं से वर्ड आया डायनेमिक्स। और आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है साथियों, बौद्धिक संपत्ति जो है वो भी गतिशील है, डायनेमिक्स है। गतिशील का अर्थ साथियों ये होता है कि एक जैसी नहीं रहती है, समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जैसे सामान्य संपत्ति के नियम भी साथियों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। संपत्ति का हस्तांतरण कैसे हो, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट होती हैं। ठीक उसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, ये प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ये भी साथियों टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं साथियों कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो अपने आप में गतिशील है, डायनेमिज्म है। आईपीआर लगातार बदल रहा है। आईपी क्षेत्र भी उसी के अनुसार विकसित हो रहा है, क्योंकि मानव गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। देखिए साथियों, नई नई टेक्नोलॉजीज प्रोग्रेस हो रही है, सोशल डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से हमें एक बदलता हुआ आईपीआर सिस्टम चाहिए। मतलब एक ऐसा आईपीआर सिस्टम हमें चाहिए जो बदलते हुए दौर में हमें काम दे सके। देखिए साथियों, यह कहा गया है कि इन द टेक्नोलॉजिकल एरा, अर्थात तकनीकी युग में, डेवलपमेंट्स particularly in the field of IT and biotechnology require the regular review of IPRs। बहुत सामान्य सी बात है, केवल ये समझाने की कोशिश की गई है कि बदलता तकनीकी जमाना, बदलती हुई तकनीक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो दिन प्रतिदिन चेंजेस आ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में साथियों जो दिन प्रतिदिन चेंजेस आ रहे हैं, उन वजह से हमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनमें भी टाइम टू टाइम हमें रिव्यू करने की बहुत सख्त जरूरत है। साथियों अगली विशेषता के ऊपर बात करें, दैट इज योर सब्जेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति के अधीन है। समझने की कोशिश करें साथियों इसको, सार्वजनिक नीति के अधीन का यहां क्या अर्थ लिया गया है। पब्लिक पॉलिसी का मीनिंग यहाँ पे ये लिया गया है, क्योंकि साथियों हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उससे बहुत सी पब्लिक के ऊपर असर पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है। मान लीजिए मैंने कोई नया प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन छोड़िए, प्रोडक्शन तो एक आगे का शब्द है, मैंने कोई नया इन्वेंशन किया है और इस इन्वेंशन की वजह से साथियों समाज की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। जैसे कोविड काल में अगर किसी ने टीके का इन्वेंशन कर लिया, जो हमें टीका लगाया गया था कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अगर इसका इन्वेंशन कर लिया, इट मींस कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ह्यूमैनिटी है उसमें बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले। तो मैं ये कह सकता हूं साथियों कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, बौद्धिक संपत्ति जो अधिकार हैं या फिर बौद्धिक संपत्ति जो है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पब्लिक पॉलिसी को इंपैक्ट करती है। पब्लिक नीति या सार्वजनिक नीति से ये संबंधित है। मान लीजिए मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कोई भी राइट या कोई भी अधिकार नहीं मिल रहा, तो मैं कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाऊंगा, डीमोरलाइज होना शुरू हो जाऊंगा कि अब मैं क्यों नया इन्वेंशन करूं, जो कि अंततः रिलेवेंट होगा हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के साथ। अगर मैंने कोई भी नया इन्वेंशन नहीं किया तो सोसाइटी का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, पब्लिक की कोई नई पॉलिसी नहीं बन पाएगी। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि इट इज रिलेटेड टू द पब्लिक पॉलिसी, और यू कैन से दैट सब्जेक्ट टू पब्लिक पॉलिसी। अगली विशेषता के विषय में अगर मैं बात करूं साथियों, ये है आईपीआर संरक्षण का विषय, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। पढ़ते हैं, देखिए साथियों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रोटेक्शन इशू, ऑल्सो प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एंड एक्नॉलेज्ड इन द लॉ एज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन आर इंटाइटल्ड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
राइट्स। देखिए बहुत सामान्य सी बात है, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के प्रोटेक्शन के विषय में बात करूं तो इसे मैं दो अलग अलग सिद्धांतों से समझ सकता हूं, या दो में अलग दृष्टिकोणों से इसे समझ सकता हूं। पहली दृष्टिकोण, अगर पहले सिद्धांत के विषय में मैं बात करूं, पहले नजरिए के विषय में मैं बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि साथियों हर चीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। मान लो मैंने कोई आविष्कार कर दिया, मैंने इन्वेंशन किया और मैं खूब गाजे बाजे के साथ इसका प्रचार कर रहा हूं कि ये इन्वेंशन मैंने किया है और लाओ साहब इसके ऊपर मुझे पेटेंट दो, मुझे अधिकार दो कि मैं इसका कॉमर्शलाइजेशन कर सकूं। अगर एक मूवी आपने देखी होगी, रजनीकांत की फेमस मूवी है साथियों रोबोट, और रोबोट 2 जब आप अंत में देखते हैं, क्लाइमैक्स में देखते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कैसे वो मशीन खुद को डिसमेंटल करने लग जाती है। यहां हमें सीखने को ये मिलता है कि हालांकि डॉक्टर साहब की जो इन्वेंशन था वो अच्छा था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी उस पर, लेकिन अभी उस इन्वेंशन को समाज में स्वीकृत नहीं किया जा सकता। वी कैन नॉट अडॉप्ट दैट टाइप ऑफ इन्वेंशन एट प्रेजेंट। हो सकता है फ्यूचर में हम उसे अडॉप्ट कर लें। ये एक एग्जाम्पल था साथियों। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं तो बहुत से इन्वेंशंस ऐसे होते हैं जो इन्वेंशन तो है, ठीक है, मान लिया आपने मेहनत की है, आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है, रिसर्च किया है, लेकिन इनका पब्लिक में क्या यूज, इनका कॉमर्शलाइजेशन आप कर ही नहीं सकते, कोई यूटिलाइजेशन नहीं, कोई खरीदना नहीं चाहेगा, कोई लेना नहीं चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं डालेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज को साथियों प्रोटेक्ट किया जाता है जो वास्तव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में इंक्लूड होने की कैपेसिटी रखती हैं। एक एस्पेक्ट ये था साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन का। इसी प्रोटेक्शन को साथियों अगर हम दूसरे एस्पेक्ट में देखें, दूसरे नजरिए में देखें, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दूसरा एस्पेक्ट प्रोटेक्शन का, ध्यान रखिए, ये हो सकता है कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। अगर हम इन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति नए आविष्कारों के लिए प्रेरित नहीं होगा। ये ठीक उसी प्रकार होगा अगर हम किसी व्यक्ति की फिजिकल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो समाज में एक अराजकता फैल जाएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने दो एस्पेक्ट से समझने की कोशिश यहां पर की है। चलिए साथियों, यहां इसी के साथ आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो विशेषताएं हैं या जो हम कहें प्रकृति हैं वो यहां समाप्त होती हैं। प्रकृति के बाद साथियों अगला जो पॉइंट हमें समझना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में वो है हमारा स्कोप या फिर क्षेत्र। और साथियों स्कोप या फिर क्षेत्र को हम शुरू से ही 2 या 3 बार देखते आए हैं। अगर मैं स्कोप या फिर क्षेत्र के बारे में बात करूं तो इसे मैं 2 हिस्सों में बांट सकता हूं, कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। हालांकि स्कोप जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वो बहुत ब्रॉड है, आईपी अधिकारों का दायरा काफी व्यापक है, ये चीज तो हमें समझ में आती है। लेकिन अगर मोटा मोटा देखूं, अगर मैं इसको इसके क्षेत्र के हिसाब से बांटने की कोशिश करूं, इसका एरिया में देखूं, तो मैं इसे 2 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकता हूं। एक पार्ट है साथियों कॉपीराइट और दूसरा पार्ट है साथियों इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अर्थात अगर मैं आईपीआर को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को 2 पार्ट में देखूं तो मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस प्रकार 2 पार्ट में देख सकता हूं। आईपीआर के स्कोप की बात हो रही है साथियों, और आईपीआर के स्कोप को मैं 2 पार्ट में, एक तो हमारा कॉपीराइट, मैं इसे सीआर से लिख सकता हूं, सीआर स्टैंड्स फॉर आपका कॉपीराइट, और सेकंड है साथियों आपका इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है साथियों, ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, औद्योगिक संपत्ति है। अब जितने भी साथियों पेटेंट या ट्रेडमार्क वगैरह आ जाएंगे वो सभी इस इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेंगे। बाकी जो कलात्मक या सृजनात्मक कविता वगैरह, कोई कहानियां वगैरह लिखी हैं, कोई मूवी बनी है, यदि किसी व्यक्ति ने कोई मूवी की स्टोरी लिखी है, कोई मूवी बनाई है, तो वो भी साथियों कॉपीराइट के विषय में आएगी। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझेंगे तो इसे हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करके समझेंगे।
पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, इसे हम बात करेंगे इन सब के ऊपर, लेकिन एक मोटे तौर पर देखें तो इसे हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करके समझते हैं, बात करते हैं साथियों एक एक कैटेगरी की। इतना हमें समझ में आ गया कि स्कोप में एक तो कॉपीराइट है और एक हमारा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। अब चलिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के साथ ही शुरू करते हैं। साथियों यहां कहा गया है कि इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, ध्यान दीजिएगा एक एक चीज को समझिएगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पेटेंट्स और इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड नेम्स, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट ब्रीडिंग राइट एंड अदर कमर्शियल इंटरेस्ट। इस चीज को एक तो यहां ध्यान रखें, कमर्शियल इंटरेस्ट। साथियों अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के विषय में बात करूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हमने दो खंडों में बांटकर देखना शुरू किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखना शुरू किया है। एंड द फर्स्ट पार्ट इज योर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड पार्ट इज योर कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स पे हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ डिस्कस अबाउट योर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और साथियों अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है, इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होंगी, इंडस्ट्री से ध्यान दीजिएगा, उद्योगों से संबंधित जितनी भी बौद्धिक संपदा होगी वो सभी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में कैटेगराइज्ड की जाएंगी। और ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं समझने की कोशिश कीजिए। मेरा पेटेंट हो सकता है। पेटेंट का अर्थ यही क्लियर करते हुए चलते हैं साथियों, आगे जब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे तब और गहराई में समझेंगे। फिलहाल पेटेंट का यही समझते हुए चलते हैं, पेटेंट का अर्थ क्या होता है। पेटेंट के ऊपर बात करूं, मान लीजिए साथियों एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि मोबाइल फोन हमेशा से इस दुनिया में थे? क्या आपको ऐसा लगता है कि एरोप्लेन या फिर जो ट्रेन है ये हमेशा से इस दुनिया में थी? मैच बॉक्स हमेशा से इस दुनिया में थी? रेडियो हमेशा से क्या इस दुनिया में था? ऐसा नहीं था, कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति ने पहली बार तो बनाया होगा। और चलिए यहां हम रेडियो के साथ ही बात शुरू कर लेते हैं। और रेडियो के साथ जो एक फेमस विवाद जुड़ा हुआ है कि एक्चुअली में रेडियो इन्वेंट किसने किया था, एक विवादास्पद कहानी है ये। इस कहानी को आप सीरियस ना लेकर एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करें ताकि हम पेटेंट को समझ पाए। देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर अमित, एक व्यक्ति नहीं ये मेरा ही नाम है, मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर अमित और वो बहुत रिसर्च करके रेडियो इन्वेंट करता है। क्या इन्वेंट करता है? रेडियो इन्वेंट करता है। आज से पहले साथियों किसी व्यक्ति ने रेडियो के बारे में कुछ सुना ही नहीं था, पता ही नहीं था कि रेडियो जैसी कोई चीज भी होती है। इसने रेडियो इन्वेंट किया। इनके साथ एक इनके कोई फ्रेंड हो सकते हैं या इनके कोई दुश्मन हो सकते हैं। कोई एक व्यक्ति था मिस्टर पवन, इन्होंने क्या देखा कि अच्छा आपने रेडियो इन्वेंट किया है, हम कैसे मान लें कि आपने इन्वेंट किया है। मिस्टर पवन ने क्या किया, यहां से इनका जो रेडियो इन्वेंट किया था इन्होंने, इसका जो भी ब्लूप्रिंट था, जो भी मॉडल था जिसके बेसिस पे इन्होंने ये बनाया है, इसे ये यहां से चुराते हैं और WIPO के पास चले जाते हैं। WIPO के बारे में अभी हमने बात की थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास चले जाते हैं और ये कहते हैं साहब कि देखो मैंने ऐसे एक रेडियो इन्वेंट किया है और आप मुझे साइन कर दीजिए या फिर स्टैंप लगा दीजिए कि ये रेडियो जो है वो मिस्टर पवन ने बनाया है। तो साथियों ये जो इन्वेंशन है, इस इन्वेंशन के ऊपर ये जो WIPO ने जो सहमति दी है, जो इसे रिकॉग्नाइजेशन दिया है, अथॉरिटी दी है इस व्यक्ति को, मिस्टर पवन नाम के व्यक्ति को, कि ये इन्वेंशन आपका है, आपके नाम से जाना जाएगा और फ्यूचर में इससे जितना भी प्रोडक्शन आप करेंगे, आप नहीं कोई भी फैक्ट्री करेगी, कोई कंपनी करेगी, तो उसका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगा उसमें से बेनिफिट।
दिस प्रोसेस इज नोन एज पेटेंट। अब चूंकि पेटेंट जो है वो भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में काम आता है। ध्यान दीजिए साथियों, मैं अगर इस WIPO के पास अगर ये मिस्टर पवन जाके कहते हैं कि रेडियो हमने इन्वेंट किया है, आप हमें पेटेंट दे दीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि मिस्टर पवन इस पेटेंट को एक डिग्री की तरह सजा के अपने घर पे रखेंगे। ये जरूर इसका कॉमर्शलाइजेशन करेंगे, कॉमर्स यूज करेंगे और रेडियो का मास प्रोडक्शन शुरू करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जहां वर्ड प्रोडक्शन आ गया, जहां वर्ड कॉमर्स आ गया, वहां इंडस्ट्री हमें जाहिर सी बात है समझ में आती है। इसी वजह से साथियों पेटेंट जो है वो एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। चलिए वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। पेटेंट और इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स के विषय में बात की गई है। ट्रेड नेम, बायोडाइवर्सिटी, प्लांट ब्रीडिंग, एक एक को हम बहुत गहराई से समझेंगे। फिलहाल हमें पेटेंट हमने इसलिए समझा ताकि इसको हम कनेक्ट कर सकें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के साथ। तो ये साथियों पहला स्कोप माना जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पहले स्कोप के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आती है। अब साथियों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दूसरे स्कोप के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है इसी के बारे में थोड़ा और फर्दर डिटेल हम देख लेते हैं। अ पेटेंट गिव्स इट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम द इन्वेंशन। An invention is itself a new creation, process, machine or manufacture. चलिए साथियों, हमने पेटेंट या फिर यूं कहें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के विषय में बात की। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के विषय में बात करने के बाद साथियों हम दूसरे क्षेत्र या दूसरे स्कोप पर यहां आ जाते हैं। और साथियों हमारा जो दूसरा क्षेत्र या दूसरा स्कोप है वो कॉपीराइट के विषय में बात करता है। कॉपीराइट और पेटेंट साथियों अपने आप में अलग हैं। कॉपीराइट और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अपने आप में अलग हैं। कैसे हैं उसके विषय में बात करेंगे। हालांकि कॉपीराइट का भी हम फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, कॉमर्शलाइजेशन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि कॉपीराइट से हम कोई आगे पैसा नहीं कमाते, हम कॉपीराइट से भी पैसा कमाते हैं। मान लीजिए मैंने कोई कंटेंट तैयार किया तो ये मेरा कॉपीराइट माना जाएगा। लेकिन कॉपीराइट की मूल भावना को समझने की कोशिश करते हैं साथियों। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने कोई बहुत अच्छा कोई गीत लिखा, कोई गीत कंपोज किया, तो ये उसके दिमाग की उपज है साथियों, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब उसके गीत को मैंने चुरा लिया तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने वो गीत लिखा था, वो जो गाना कंपोज किया था उस व्यक्ति ने, उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है, कॉपीराइट का अधिकार ले लेता है उस पे कि ये जो कविता मैंने लिखी है या फिर ये जो नोट्स मैंने तैयार किए हैं, ये जो मैंने बुक लिखी है, हूबहू कोई व्यक्ति इसकी नकल ना कर दे। अगर साथियों कॉपीराइट जैसी कोई चीज नहीं होती तो आप देखते हैं कि बाजार में बहुत सी एक समान किताबें आपको मिल जाती, क्योंकि लोग हूबहू नकल करके अपने नाम से उसे प्रेषित कर देते हैं। तो इस प्रकार साथियों हम समझ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो स्कोप है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट वन इज योर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज योर कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में बात करते हैं। कॉपीराइट जो है बेसिकली साथियों साइंटिफिक वर्क, लिटरेचर, म्यूजिक, ऑडियो विजुअल वर्क, ये सब चीजें कॉपीराइट लॉ के तहत कवर होती हैं। तो ये साथियों हमारे कुछ दो प्रकार के, या मैं यूं कहूं अगर स्कोप की हम बात करें, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्कोप आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द सेकेंड वन इज योर कॉपीराइट। आप एक बार इसे नोट डाउन करें।